हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि कल ही सामान्य हिंदी का पेपर था, यूपी पीसीएस का फर्स्ट पेपर, जिसमें इसमें बहुत ही बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते हैं, एवरेज था पेपर। और जो अच्छे से तैयारी किए रहे होंगे उनके लिए तो बढ़िया था पेपर, ठीक है, अच्छे अंक ला सकते हैं वो लोग। तो चलिए देख लेते हैं पेपर। आप लोग भी जो ARO की तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं, जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो लगातार लगे हुए हैं, सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी तक आप लोगों ने देखा तो उसमें से देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ARO से एकदम मैच कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे पहले देख लीजिए पैटर्न क्या है, कैसे है। तो ये 3 घंटे का पेपर होता है और 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि सभी प्रश्न इसमें करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक अंकित है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्या कह रहा है, पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रश्न के उत्तर के साथ अपना अथवा अन्य किसी का नाम, पता एवं अनुक्रमांक ना लिखें। कौन क्यों लिखेगा भाई, अपना ही लिखेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं इसीलिए इनको इंडिकेशन देना जरूरी होता है। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन था ये गद्यांश आता है, जिसके गद्यांश दिया रहेगा, जिसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए होंगे। उसी अगर ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो जो नीचे तीन क्वेश्चंस दिए रहते हैं, फिर उसी के आधार पर आपको क्या करना है, आंसर दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अब बहुत बड़ा है तो पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो बस ऐसे आप लोग एक झलक देख लीजिए और इसको बहुत ईजिली आप कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब एक जैसे क्या लिखा है, हमारा सांसारिक जीवन एक ना एक दिन खत्म होगा ही, पता ही है, लेकिन स्मरण रखना चाहिए कि हमारी देह क्या एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को अवलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप आपको ये लाइफ मिली है तो समाज को कुछ ऐसा करके जाओ, ऐसा दो जिससे क्या हो, आपका नाम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्या है कि आगे क्या लिखा है, यानी हमारा जीवन जो है, हमारी जो लाइफ है वो निष्प्रयोजन नहीं होनी चाहिए, यूजलेस नहीं होनी चाहिए। उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। समाज के लिए हमें कैसा बनना चाहिए, एक कर्मठ और ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें, लोगों के लिए कुछ कर सकें, देश के लिए कुछ दे सकें, ठीक है। ऐसा हमारा लाइफ होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों को संबल बनाना चाहिए। संपूर्ण सांसारिक जीवन, सांसारिक कैसे लिखा ये भी देख लीजिए, वर्तनी आती है, ठीक है। जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार से जाएं तो लोग हमें स्मरण कर सकें। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके ना रहने पर भी 10 लोग क्या करें, आपको याद करें कि हाँ वो बंदा ऐसा करके गया। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्कर्म है, और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है, ठीक है। और हम हमारे कार्यों को अपनी देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित। देखिए, जीवन तो लोगों को मिला है, सबको मिला है। बस इनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा करके चले जाते हैं जिसको हम लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिनको बस अपनी अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ से ही मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो आपको कौन सी लाइफ जीनी है ये आप पर डिपेंड करती है। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हो, केवल बहुत ही अच्छा इन्होंने गद्यांश दिया है, तो ये पूरा पढ़ करके आप इसको आंसर दे सकते हैं। देखिए लिखा है, ऊपर लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखे। तो आप अपने हिसाब से जो भी लगे वो आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। फिर क्या है, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्रेत है, तो अभिप्राय है। तो इसको आपको पता ही चल गया कि जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ भी मैंने पढ़ के सुनाया ऊपर, आप देखिए ये लाइन लिखी हुई है कि जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें कर्मठ ओजस्वी जीवन का क्या होना चाहिए, अभिलाषी होना चाहिए। फिर क्या है, गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। अब रेखांकित कौन सा, ये रेखांकित किया हुआ है। क्या कहा है कि हमारी देह कैसी है, एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि क्या है, प्रेरित हैं। मशाल में वह ताकत है जो दूसरों में उत्साह भर करके अन्य मशालों को आमंत्रित कर सके। मतलब आप ऐसा कार्य करो कि दूसरों को भी मोटिवेट कर सको, दूसरों को भी जागरूक कर सको अपने कार्यों से, और अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध का, आज़ादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसानी से आप ये मार्क्स को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो लिख करके, बहुत अच्छे से। बहुत टफ पेपर नहीं था, बहुत ही अच्छा पेपर आया हुआ था। नेक्स्ट गद्यांश आया है, इसमें भी आपको लिखने हैं 3 क्वेश्चन। जैसे ये किससे संबंधित, नैतिकता से संबंधित है कि नैतिकता क्या है। एक इंसान के अंदर नैतिकता का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे ये जो 4th पेपर है हमारा, वो क्या किसका है, एथिक्स का है, ठीक है। तो एथिक्स हमारे अंदर क्या है, नीति शास्त्र, नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, क्योंकि यह उचित और अनुचित का क्या कराती है, ज्ञान कराती है,
ठीक है। तो ये पूरा आप पढ़ करके इसका आंसर दे सकते हो, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक तो पढ़ने से पता चल गया होगा कि क्या है। धर्म और नैतिकता के बीच अंतर स्पष्ट करिए। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो धर्म और नैतिकता क्या है, दोनों के बीच अंतर करके आप यहाँ पे लिख सकते हो। गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्द। अब इसको आप शॉर्ट में अपने हिसाब से लिख सकते हो, संक्षेप में पूरा अर्थ लिखना रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आया था क्वेश्चन का खा करके, और इसमें जिला कलेक्टर की तरफ से किसको पत्र लिखना था, मंडल आयुक्त को पत्र लिखना था। और इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो, ऐसा पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये सारा अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगी। जब हमारा RO का मेन वाला पेपर होगा तो उसमें हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, वहाँ हम लोग लिख करके इसको देखेंगे। तो जो भी हमारे RO वाले ग्रुप से नहीं जुड़ा है, हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है, वो जा करके जुड़ जाए। मैं उस चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। वहाँ हमारे जो भी हैं सारी प्रैक्टिस कराई जाती है। एक पेड ग्रुप है, उसमें अगर जो ज्वाइन करना होगा तो वो भी आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे RO की प्री की तैयारी अभी कराई जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट है, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए। तो ये आप इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब ये चीज़ आपको देखना है, ये आपके RO के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिस्कशन कर रही हूँ कि इससे क्या है, RO का भी आपका क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। और इसमें विलोम जितने लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसान है। एक दो थोड़ा बहुत आप लोग को टफ लग सकता है, लेकिन वैसे सारा डिस्कशन कराया गया है, ठीक है। देखिए, मस्टर्ड का क्या हो जाएगा, मस्टर्ड का विलोम क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक्ष हो जाएगा, ठीक है। त्याज्य का क्या हो जाएगा, अत्याज्य हो जाएगा। अत्याज्य लिखिए, चाहे इसको एक तरीके से वैसे अत्याज्य नहीं मिलता, ज़्यादातर मिलता है आपको लिखने के लिए ग्राह्य मिलता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। फिर क्या है, उद्धत का विलोम क्या है, विनीत। उद्धत का विलोम क्या है, विनीत। गे का क्या है, बहुत ही आसान है, गे का गे कर दीजिए। क्या तो बहुत अच्छा पेपर आया था। पाच्य का अपाच्य कर दीजिए, ठीक है। प्रखर, बहुत ही प्रखर है, बहुत ही तेज है, यानी कि वो मंद हो जाएगा, इसका प्रखर का विलोम मंद हो जाएगा। धृष्ट, वो बालक बहुत ही धृष्ट है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, नम्र। धृष्ट का विलोम नम्र हो जाएगा। संगठन, किसी का संगठन करना, निर्माण करना, यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा, विघटन करना, यानी उसका विघटन कर दिया गया। अभिज्ञ का क्या विलोम हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। और अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। कहते हैं ना, ये अभी ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा है कि ये सारे क्वेश्चंस करना क्या है, अनिवार्य है, मतलब आपको करना ही करना, आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐच्छिक होता कि भैया अपनी इच्छा अनुसार जो मन का है वो एक लिख दो, जैसे SC का पेपर आता है तो 3 पार्ट दिया रहता है, जिसमें से आपको अपनी इच्छा अनुसार कोई एक एक करके लिखना रहता है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य, तो अनिवार्य का जो विलोम हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का क्या करना है, निर्देश देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे RO में तो उपसर्ग नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी तो मेंस का पेपर आप लोग देंगे ही, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ये उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, और कैसे कैसे क्वेश्चन। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये। तो पहले ये ध्यान रखना है आपको कि उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग होता क्या है। तो जैसे कोई शब्द है, तो इस शब्द के आरंभ में जो भी लग जाए, क्या कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, कोई भी शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगता हो, ठीक है, तो आरंभ में लगता हो। अब आरंभ में किसी शब्द के आरंभ में लग गया कोई शब्दांश, तो उसका अर्थ तो बदल ही जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। जैसे यहाँ गे था, ठीक है, अब यहाँ पे आ लग गया, तो गे का गे हो गया, तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा, ठीक है। पाच्य था, मैंने बताया, पाच्य से अपाच्य बना दिया, तो अर्थ बदल गया कि नहीं बदल गया। तो वही वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं और लगने के कारण उनके अर्थ में चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उपसर्ग में है पर्यटन। अब पर्यटन में कौन सा, यहाँ पे जो मूल शब्द था उसमें क्या है, एक नया शब्दांश जुड़ गया है। तो पर्यटन कैसे बना, परि, यहाँ पे परि लगा है, उसके बाद क्या बना है, पर्यटन बना है। प्रतीक्षा में क्या उपसर्ग लगा है, प्रतिधन इक्षा, प्रतीक्षा, ठीक है। अन्वेषण, अनुधन एषण, तो नु और ए बन के क्या बन गया, अन्वेषण बन गया। निरूपण में कौन सा वो लगा उपसर्ग, नी लगा है, ठीक है। और अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, अधि लगा है, अधि धन अक्ष यानी अध्यक्ष, ठीक है, ये हो गया।
अब आता है प्रयुक्त प्रत्यय। उपसर्ग आपने देख लिया, बस ये ध्यान रखना उपसर्ग और प्रत्यय में बस सूक्ष्म सा अंतर है कि उपसर्ग, उप मतलब क्या होता है, समीप, समीप यानी कि पास, शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग में जो शब्दांश जुड़ता है, कोई भी चीज़ जुड़ती है तो पहले जुड़ती है, लेकिन प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के कहाँ लगता है, अंत में लगता है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में लगता है। यानी प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे प्रत्यय आया था, क्या आया, वैष्णव, वैष्णव, वैष्णव में कौन सा प्रत्यय लगा है, आप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, आप प्रत्यय लगा है। ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय लगा है, ईड़ प्रत्यय लगा है। ईड़ भी कह सकते हो, ईन भी कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और वाणिज्य, वाणिज्य में कौन सा प्रत्यय लगा है, या प्रत्यय लगा है। गड़रिया में कौन सा प्रत्यय लगा है, गड़रिया, तो यानी या प्रत्यय लगा है। ठीक है, और कौनते में कौन सा प्रत्यय लगा है, ए प्रत्यय लगा है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा। टफ पेपर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मेंस की पेपर देने जा रहे हैं तो इतना तो आएगा ही, और उस हिसाब से बहुत ही अच्छा पेपर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो ये एक एक शब्द तो आरो यारो में भी आता है, तो इसको तो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका, इसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित जीविका का क्या हो जाएगा, आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति। ठीक है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, ये इसके लिए एक शब्द अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा, बच्चों से लेकर, यानी पहले बच्चों से लेकर लिख लीजिए आबाल, फिर बूढ़ों तक लिख दीजिए वृद्ध, आबाल वृद्ध। ठीक है, ये हो जाएगा। चार अंगों वाली सेना, चार अंगों वाली सेना का क्या हो जाएगा, चतुरंगड़ी सेना, चतुरंगड़ी सेना, या फिर चतुरंगी सेना भी कह सकते हैं। ठीक है, पेट की आग, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि, पेट की आग को जठराग्नि। दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो उसको क्या कहते हैं, बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, छिद्रान्वेषी। दूसरों के दोष, अब मोस्ट ऑफ जो इंसान होते हैं वो अपने दोष को नहीं बल्कि दूसरों के दोष निकालते रहते कि इसमें ये कमी, इसके, अगर हर इंसान अपनी ही कमी निकालने लगे तो कोई कमी रहेगी नहीं पूरी दुनिया में, सब हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो दूसरों के दोष निकालने की प्रवृत्ति जिसके अंदर हो उसको क्या कहते हैं, छिद्रान्वेषी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध वाक्य भी आता है आरो यारो में। ठीक है, ये भी आता है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी चलिए हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं फटाफट। जीवन और साहित्य का घोर संबंध। अच्छा ये बताइए, जीवन और साहित्य जब संबंध बता रहे तो वहाँ घोर कैसे, तो घोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या अभिन्न कह सकते हो आप कि जीवन और साहित्य का कैसा संबंध है, अभिन्न संबंध है। कैसा संबंध है, अभिन्न, या फिर घनिष्ठ भी कह सकते हो आप कि घनिष्ठ संबंध है। और ये क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन कहीं इधर उधर से नहीं आए। वासुदेव नंदन जो मैंने पेड वाले ग्रुप में बताया था कि इस ग्रुप की मतलब इस बुक से पढ़िए, ये सारे, ये बुक से मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक। आरो यारो के लिए जो तैयारी करो, ये बुक से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर क्या, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। ठीक है, झोंका आया, हल्की सी, यहाँ पे सी नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि इतने में हवा का हल्का झोंका आया। अब हल्का आया तो सी लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे हटा करके हल्का हवा का झोंका आया। नेक्स्ट, जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़ें। अच्छा ये बताइए, फल, पानी तो हम पी सकते हैं लेकिन फल भी क्या पिएंगे, नहीं, फल खाया जाता है। तो जंगली फल खाकर और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़ें, तो इस तरीके से इसको आप शुद्ध कर सकते हैं। सीता ने माला गूंथ ली। अच्छा ये बताइए, गूंथ ली होता है कि गूंथ ली होता है, गूंथ ली होता है, तो सीता ने माला, धा की जगह था हो जाएगा, गूंथ ली। ठीक है, उसने अपने पाँव से जूता निकाला। अरे भैया, जूता कहाँ से निकाला, पैर से निकाला जाता है, हाथ से तो निकाला नहीं, पैर से ही। जूते पैर में ही पहनते, सबको पता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो, उसने अपने जूते निकाले, उसने अपने जूते निकाले, तो इस तरह के पामों से हटा दीजिए। फिर निम्न शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यार मतलब सारे 10-10 आते हैं, तो वर्तनी, अब जो हिंदी का स्टूडेंट है वर्तनी उसकी गलत हो तो फिर बेकार है पढ़ना, तो वर्तनी आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रैक्टिस भी मैंने पेड ग्रुप में करा चुकी, मतलब 2 हो चुका है, एक पर्यायवाची और एक वर्तनी। अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में तत्सम तद्भव चल रहा है, तो धीरे धीरे सारे प्रैक्टिस हम कराएंगे। तो जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि कैसे लिखेंगे, ऐसे, मतलब यहाँ पे कहाँ पर छोड़ी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, ये सारे प्रैक्टिस मैं करा चुकी हूँ पेड ग्रुप में। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी
ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। अब संग्रहित, संग्रहित कैसे लिख सकते हो? दो तरीके से लिख सकते हो, संग्रहित ऐसे भी लिख सकते हो और संग्रहित, संग्रहित ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ, वहाँ नीचे गलत हो गया, संग्रहित ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। फिर हृष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, ये हो गया। और धुरंधर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? धुरंधर होता है। क्या होता है? धुरंधर होता है। तो ये हो गया आपका। अब क्या है? निम्नलिखित मुहावरम लोकोक्तियों का अर्थ उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए, मैं अर्थ तो बता दे रही हूँ, लेकिन वाक्यों में प्रयोग, जब अर्थ पता चल जाएगा तो वाक्य में प्रयोग आप फटाफट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं बता दे रही हूँ, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट में ही ख़त्म करना है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि क्या हो जाएगा? मुश्किल कार्य करना। केवल हम अर्थ बता रहे हैं, ठीक है? मुश्किल कार्य करना। नेक्स्ट है कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना, यानी कि कुएं में अगर अच्छा ये बताओ, किसी के ग्लास में पड़ जाए तो एक ही इंसान को लॉस होगा, लेकिन अब जहाँ से सभी पानी पीते हैं तो वहाँ पे तो सभी को लॉस होगा। तो कुएं में भांग पड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या हो जाएगा? सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना, भ्रष्ट होना। ठीक है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका क्या होगा? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यानी कि अत्यंत अति क्या होना? अनुभवी होना, अनुभवी होना। मतलब सुरेश इतना अनुभवी है, इतना तेज है कि वह उड़ती चिड़ियों के भी पंख गिन लेता है। ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, इसका क्या हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। कुछ लोग कहते नहीं है कि देखो ये ऐसा मतलब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसने सोचा कि लाओ मैं भी कर लूँ, तो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहा है। ठीक है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इसका मतलब क्या होगा? यानी सबसे अलग काम करना, सबसे अलग काम करना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना का क्या होगा? सबसे अलग काम करना या सबसे अलग विचार रखना, ये सब क्या हो जाएगा? डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। क्या कह रहा है? दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? छठे का कि थोड़े क्षति में ही, यानी थोड़े नुकसान में ही इंसान की पहचान हो जाना, थोड़े क्षति में ही इंसान की पहचान होना। ये क्या है? दमड़ी की हाड़ी गई, कुत्ते की पहचानी गई। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही कहते हैं ना, अ बैड कारपेंटर क्वेरल विथ हिज टूल्स, यानी कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब ढंग तो है नहीं किसी चीज़ का, और क्या करते हैं, और उसमें कमी दूसरों में निकाली जा रही है। ठीक है। यानी कार्य करने का आपको ढंग नहीं है, लेकिन कमी निकालते चले जा रहे हो, तो उसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, यहाँ इसका मतलब ये है कि आपके पास गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके बाद भी ज्ञानवान बनने की कोशिश करना। ठीक है। ज्ञानवान बनने की, गुणहीन होने पर भी दिखावा करना, गुणहीन होने पर भी दिखावा करना कि मतलब हम कितने गुणी व्यक्ति हैं। ये है थोथा चना बाजे घना। ठीक है। और छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब क्या हुआ? कि अयोग्य व्यक्ति के पास किसी बहुत अच्छी वस्तु का मिलना, अयोग्य व्यक्ति के पास किसी बहुत अच्छी वस्तु का होना, इसका अर्थ हो जाएगा। जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात, इसका क्या हो जाएगा? कि भैया जहाँ भी व्यवस्था मिल जाए, जहाँ भी व्यवस्था हो, जहाँ भी अवसर मिले, अवसर का लाभ हो, वहीं क्या करो? ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ, जहाँ भी व्यवस्था हो वहीं ठहर जाओ। ठीक है। ये हो गया। तो समझ में आ गया होगा कितना अच्छा पेपर था, बहुत इजी था। तो जो तैयारी करके गए होंगे अच्छा खासा, उनका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए इतना रखिए, बाकी आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये इसलिए डिस्कशन कर लिया इसका क्योंकि ये RO से संबंधित है, बहुत सारे इसमें पार्ट जो हैं आपके सीधे सीधे उससे मैच करते हैं, तो इसलिए इसमें डिस्कशन कर लिया कि देखें आपका लेवल अभी कितना है RO के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और
नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स की सीरीज होगी वो जल्द ही आएगी। तो तब तक बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो भी कमेंट हो वो कर दिया करिए। फीडबैक देना बहुत जरूरी है, तो फीडबैक दे दिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।